नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज पर अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पटियाल की गारंटी है कि वो जनहित को ही सबसे आगे रखता है। आज पहला परीक्षण तिहाड़ जेल में केजरीवाल के मिष्ठान भंडार का होगा। आज दिल्ली की एक अदालत में इस बात पर जिरह होती रही कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में कब, कितना और क्या खाते हैं। कल ईडी ने यह आरोप लगाया था कि केजरीवाल डायबिटिक हैं, फिर भी भरपूर मिठाई खा रहे हैं ताकि बीमार पड़े और बेल मिल जाए। यह पूरा मामला बहुत रोचक है, लेकिन एक बहुत दुखद बात है, मुकदमों के बोझ में दबी अदालतों में किस चीज पर बात हो रही है और किस चीज पर वक्त गुजर रहा है, यह बड़ा हैरान करने वाला है। दूसरा परीक्षण भारत की सुपर शक्ति का है। इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होकर फिलीपींस पहुंच गई है। रक्षा निर्यात में यह बड़ी कामयाबी है। सेना सीमा की रक्षा करे और देश की तिजोरी भी भरे, ये एक महाशक्ति की पहली पहचान है। ब्रह्मोस का सौदा उसी दिशा में कितना बड़ा कदम है, आप पटियाल के परीक्षण में ये देखेंगे। चुनाव में प्राइवेट कार की ड्यूटी लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। पटियाल इसके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रहा है। आज मेरे पास यूपी के कई शहरों से लोगों की अपील आई है। हम सब साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो ऐसे परेशान करने वाले कानून से हमें राहत मिल सकती है। परेशान लोगों के समर्थन में पटियाल के साथ परीक्षण में शामिल हुआ। कर्ज के जाल में फंसे चुनावी उम्मीदवारों का परीक्षण भी आज पटियाल करेगा। प्रत्याशियों के एसेट्स करोड़ों में हैं, लेकिन उन पर लाखों का कर्ज भी है। ये कैसे है और ये कैसे हो गया, ये समझने की आज आप कोशिश कीजिएगा हमारे इस खास परीक्षण में। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल केजरीवाल की शुगर पर बेकाबू विवाद का परीक्षण करेगा। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में इस आरोप में जेल में बंद हैं कि आखिरकार क्या पैसा उन्होंने लिया या नहीं लिया। बेल के लिए अर्जी लगा रखी है, लेकिन आबकारी घोटाले में शुरू हुआ मामला केजरीवाल की थाली के आम और अंडे तक पहुंच गया है। ईडी ने कल कोर्ट में केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट से शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज का मरीज होने के बावजूद जेल में जो थाली खा रहे हैं उसमें नेचुरल से लेकर आर्टिफिशियल तक हर तरह की मिठास परोसी जा रही है। ईडी के आरोपों के खिलाफ आज केजरीवाल के वकील सीएम केजरीवाल की सेहत से जुड़ी जानकारियां लेकर कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट को यह बताया कि वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक खाने का मीनू क्या क्या है ये देखें। वकीलों की टीम अपने साथ एक एक्सेल शीट लेकर आई थी, जिसमें कोर्ट को केजरीवाल के 6 दिनों के शुगर लेवल की पूरी जानकारी दी गई। केजरीवाल के शुगर लेवल वाली वो शीट पटियाल के पास मौजूद है। इस दस्तावेज के मुताबिक जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। केजरीवाल के वकील ने बताया कि वो 22 साल से डायबिटीज के पीड़ित हैं। शुगर कंट्रोल के लिए वो 12 साल से हर रोज इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन 29 दिनों से केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही, जबकि केजरीवाल के पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी है। याचिका में केजरीवाल के पर्सनल डॉक्टर से उनकी रेगुलर जांच करवाने की इजाजत भी मांगी गई है। सुबह एक एप्लीकेशन हमने कोर्ट में लगाई थी, उसमें सिर्फ प्रेयर ये की थी कि मिस्टर केजरीवाल जो 21 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर रविचंद्र राव जो वेल्थ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डॉक्टर हैं, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, उनसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 15 मिनट के लिए कंसल्ट करने दिया जाए, क्योंकि इनकी जो इस टाइम बड़ी एक्यूट डायबिटिक फंक्शन जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है, इतनी सिर्फ प्रेयर थी। उसमें रिपोर्ट मांगी गई जेल से और ईडी भी यहाँ पर उपस्थित हुई और उन्होंने सिर्फ इस प्रेयर को भी अपोज किया। और कल उनका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद मंडे को जैसा आपने कहा हम ऑर्डर करेंगे। हमने कहा अर्जेंसी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। आज कोर्ट में केजरीवाल के हर निवाले का हिसाब हुआ। कल ईडी ने जो जो आरोप लगाए थे चुन चुनकर उनका जवाब दिया गया। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रोज आम खा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि जब से केजरीवाल जेल में बंद है तब से केवल 48 बार उनके घर से खाना आया है और उसमें सिर्फ 3 बार आम भेजे गए हैं। सिर्फ 3 बार आम आदमी पार्टी के चीफ ने सिर्फ 3 बार आम खाए हैं।
ईडी ने 18 अप्रैल को कोर्ट में आम खाने के आरोप लगाया था, जबकि 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम भेजे ही नहीं गए, ये केजरीवाल के वकील ने कहा। केजरीवाल के आम खाने का बचाव करते हुए उनके वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि शुगर के मरीजों के खाने से जुड़ी एक लिस्ट होती है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, उसमें आम का नंबर 51वें नंबर पर है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए खराब नहीं होता है। डायबिटीज का पेशेंट आम खा सकता है, यह दलील थी केजरीवाल के वकीलों की। आम को लेकर केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में जो सफाई पेश की है उसमें शायद एक ही बात बतानी रह गई कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में आम काट कर खाया या चूस कर। आम के बाद अब मैं आपको यह बताता हूं कि मिठाई खाने के आरोप पर केजरीवाल के वकीलों ने क्या क्या अदालत में कहा। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं, जबकि वो लेवल 2 के डायबिटीज पेशेंट हैं। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में कहा कि केजरीवाल जो मिठाई खाते हैं वो तो शुगर फ्री होती है, उसमें ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, और जेल जाने के बाद केजरीवाल के खाने में सिर्फ 6 बार मिठाई भेजी गई है। केजरीवाल के वकीलों ने 1 अप्रैल को कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को इजाजत मिली है कि शुगर कंट्रोल के लिए वो मिठाई, ग्लूकोज, टॉफी और मीठी चीजें खा सकते हैं। शुगर लेवल घटाने पर उसे मेंटेन करने के लिए डायबिटीज के मरीज को मीठी चीजें खाने का हक होता है या वो मीठी चीजें खा सकता है, हालांकि वो भी सिर्फ सीमित मात्रा में। लेकिन जेल में बंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पीते हैं, ईडी ने कोर्ट में यह आरोप भी लगाया था। अब इसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया कि मीठी चाय पीने के आरोप सरासर गलत हैं। वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि केजरीवाल ने कभी चीनी वाली चाय पी ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चाय पीते हैं। ये सब चीजें आज कोर्ट में रखी जा रही थी। डाइट को लेकर बहस हो रही थी, इंसुलिन को लेकर, शुगर को लेकर बहस हो रही थी। आम, मिठाई और चाय के बाद केजरीवाल के वकीलों को आज कोर्ट में इस बात की भी सफाई देनी पड़ी कि केजरीवाल के खाने में कब और कितनी बार आलू की सब्जी और पूरी दी गई या उसका स्वाद उन्होंने लिया। डायबिटीज मरीज को आलू जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से परहेज करना होता है। ईडी ने केजरीवाल को आलू की सब्जी और पूरियां खाते हैं, लेकिन यह उनका दावा है ईडी का। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने इस आरोप पर अपनी क्या सफाई दी? उन्होंने कहा जेल में केजरीवाल के लिए घर से 48 बार खाना आया, सिर्फ 1 बार आलू पूरी भेजी गई थी, वो भी नवरात्र का प्रसाद था, तभी केजरीवाल ने उसे खाया था, इसके अलावा नहीं। मतलब शुगर की बीमारी से जूझ रहे अरविंद केजरीवाल ने आम, मिठाई, चाय, पूरी सब्जी का स्वाद लिया, जबकि ये सभी चीजें उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेल में केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे, कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं। इस बहस में अब अंडे की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आम, केले और मिठाई पर बहस के बीच जेल में केजरीवाल की डाइट में अंडे का जिक्र आ गया कि अरविंद केजरीवाल को नाश्ते में 11 अप्रैल को अंडा परोसा गया था। इसी के बाद बात मिठाई यानी केले और आम से होते हुए अंडे पर जा पहुंची और उसे नवरात्र से जोड़ दिया गया कि केजरीवाल ने नवरात्र में अंडा खा लिया। मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ और केजरीवाल जी को भी इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम, मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है।
केजरीवाल नाश्ते में अंडा खाते हैं या आम, ये बात या तो वो बेहतर बता सकते हैं या उनकी थाली परोस रहा तिहाड़ जेल प्रशासन। गिरफ्तारी से लेकर अब तक केजरीवाल की तरफ से अलग अलग अदालतों में आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। न्याय सबका अधिकार है, लेकिन जब कोर्ट किसी वीआईपी की मिठाई, पूरी सब्जी, आम और अंडे की बहस सुनने लगता है तो पटियाल को उस आम आदमी का चेहरा दिखने लगता है जो इंसाफ के लिए तारीख पर तारीख लेकर घर लौट जाता है। अब पटियाल इंडियन डिफेंस की मिसाइल वाली कामयाबी का परीक्षण करने जा रहा है। मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस पहुंच गई है। फिलीपींस पहला देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। पटियाल सबसे पहले गर्व के इस पल का डबल धमाका आपको दिखाएगा। पहली तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की है। C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस मिसाइल को लोड किया जा रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की। फिलीपींस से रवाना करने से पहले फिलीपींस की सैनिक मुंह मीठा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस की है, जहां भारत का विमान ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच लेकर विदेशी जमीन पर उतरा है। वहां बाकायदा फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को मिसाइलें सौंपी गई हैं। करीब 2.25 साल पहले की बात है। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल बिक्री का समझौता हुआ था। यह भारत की पहली डील थी। पूरा सौदा 3000 करोड़ रुपए में हुआ था। यह हम उस डील की बात बता रहे हैं जिसको आज एग्जीक्यूट किया गया है। और अब पटियाल आपको इस सौदे के महत्व के बारे में बताएगा। यह केवल मिसाइल बिक्री का मामला नहीं है, यह भारत की मिलिट्री माइट की बढ़ती हुई धमक का संदेश है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलीपींस और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है। पटियाल को जानकारी मिली है कि भारत से मिली इस मिसाइल को फिलीपींस साउथ चाइना सी में तैनात कर सकता है। यह वो समुद्र है जहां चीन की हरकतें पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो साउथ चाइना सी में भारतीय मिसाइल की धमक से चीन कैसे बौखला सकता है, क्या कर सकता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की उस खासियत को जान लीजिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसी रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी रफ्तार। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी पर तैनात कर सकते हैं। यह समुद्र के भीतर 40 से 50 मीटर की गहराई पर भी तैनात हो तब भी अपने टारगेट को किल कर सकती है। हिट करने की इसमें क्षमता है। अब पटियाल के मन में कुछ सवाल है। फिलीपींस ने भारत से ही मिसाइल क्यों खरीदी? इसका सामरिक महत्व क्या हो सकता है? पटियाल ने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने जो कहा उसे आप भी ध्यान से सुनिए। 2 कारणों से। पहला तो क्योंकि हम पहले निर्यात किया है, हम आयात करते थे, हम निर्यात करने लगे हैं अभी जो हमारे मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट का, और इसकी शुरुआत हुई है, श्री गणेश हुआ है। और फिलीपींस जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश है और अभी एक ट्रायड बना है। देखिए वहाँ पर क्वाड तो है ही है, जो कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका था। उसका ऑकस बना था जिसमें खास करके ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का एक है। और तीसरा जो अभी ट्रायड की बात हो रही है जिसमें जापान, फिलीपींस। तो फिलीपींस एक पिवट है, सबसे बीच में पड़ता है इंडो पैसिफिक में। और जो वहाँ स्टेट ऑफ जो हार्मोज, जब हम बात करते हैं सर मलाका के बाद, यदि वहाँ पर लुजॉन इलाका है, उस इलाके में प्रॉब्ली अमेरिकन्स भी अपने बहुत सारे हथियार को और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को वहाँ लगाया है। उसके साथ ब्रह्मोस का जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिसाइल के मामले में यह भारत की पहली अहम डील है, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत कई चीजें निर्यात करता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह बड़ा सरप्राइज हो, लेकिन देश की इस हकीकत की कुछ हाइलाइट्स अब पटियाल आपके परीक्षण में आपको दिखाने जा रहा है।
अफ्रीकी देश गयाना के साथ 227 करोड़ रुपए का सौदा किया। 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे गए उनको। सऊदी अरब को करीब 2000 करोड़ रुपए का गोला बारूद बेचा भारत ने। आर्मेनिया के साथ 6000 करोड़ रुपए की डील की। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम आकाश उनको दिया। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए में पिनाका रॉकेट्स और उसके लॉन्चर भी भारत ने उनको दिए। इसके अलावा अब पटियाल आपको डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की कामयाबी का ताकतवर अंक गणित बताएगा। क्या है वो गणित? दुनिया में 85 से ज्यादा देश भारत से हथियार खरीदते हैं। निर्यात की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में करीब 100 कंपनियां हथियार निर्माण के कार्य में लगी हुई हैं। अब पटियाल आपको हथियार निर्यात से होने वाले मुनाफे का इंडेक्स दिखाएगा। भारत ने 2004 से 2015 तक 4312 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया और 2015 से लेकर 2024 तक 88,319 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने बेचे हैं। यही रक्षा निर्यात है भारत का। 20 साल के भीतर भारत का मुनाफा 20 गुना बढ़ गया है। ये गर्व करने की बात है। अगर किसी को यह लगता हो कि भारत छोटे मोटे देशों को हथियार बेचकर बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, तो अब पटियाल उस गलतफहमी को भी दूर करेगा। अब देखिए वो पावरफुल लिस्ट जिसमें दुनिया की ताकतें भारत से डिफेंस डील के लिए कतार में खड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूके और यूएसए भी। इस लिस्ट में ये सब देश शामिल हैं। पटियाल इस जानकारी से खुश तो बहुत है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल भी उठते हैं। भारत की ताकत से जलने वाले भी बहुत सारे देश हैं। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से दुनिया में हमारी पोजीशनिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से इस बारे में बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर चीन को बहुत बड़ा मैसेज दिया। चीन एक तरफ तो अपनी विस्तारवादी नीति कर रहा है, लगातार भारत के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदली करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी कुछ और बात करते रहते हैं। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव है। वो सोचते हैं कि साउथ चाइना सी पूरी उनकी प्रॉपर्टी है। जो वहाँ पे छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर वो एक तरह से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो। तो यहाँ पर एक भारत ने बड़ा ज़बरदस्त हथियार सिस्टम दिया है। ब्रह्मोस जो एक अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपींस को देने से उनकी सेना में बहुत इजाफा होगा। उनकी सेना की ताकत बहुत बढ़ेगी और ब्रह्मोस को हवा से, समुद्र से, ज़मीन से, हर जगह से फायर किया जा सकता है। और फिलीपींस और चीन के संबंध वैसे ही ख़राब हैं। साल्डोरो आइलैंड्स के चक्कर में वो अपने कोस्टल एरिया में इनको डिप्लॉय कर सकते हैं और चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज भारत के अंदर वो स्ट्रेंथ है, भारत के अंदर वो ताकत है। भारत किसी को आंख दिखाता नहीं, लेकिन भारत को जो आंख दिखाएगा तो उसका जवाब देने की कुव्वत भारत के अंदर है। यह भारत की हैसियत है। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। कहते हैं दुनिया उसकी सुनती है जिसके पास पैसे और सेना होती है, यानी इन दोनों चीजों में दम होता है। भारत जहां एक और विदेश में निर्यात बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी सेना को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की ओर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से भारत में खजाने का कितना पैसा बच रहा है, अब आप वो जानिए। साल 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपए बचाए गए। 2018-19 में 50,500 करोड़ रुपए बचाए गए। 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपए बचाए गए। 2020-21 में 88,632 करोड़ और 2021-22 में 86,078 करोड़ रुपए, यानी
5 सालों में कुल 3.4 लाख करोड़ रुपए की बचत की गई और यह स्वदेशी अभियान का ही नतीजा है। अब मैं आपको मेक इन इंडिया से भारत की बढ़ती डिफेंस पावर का ट्रेलर दिखाता हूं। 1 मार्च 2024 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से करीब 40,000 करोड़ की वेपन डील की। 2022 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया, कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 83 तेजस फाइटर विमान बनाने का टेंडर दिया। इसकी कीमत करीब 37,000 करोड़ रुपए है। कितनी बड़ी बड़ी डील है। युद्ध में सरप्राइज सबसे कारगर रणनीति मानी जाती है। इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है कि हमारे दुश्मन हमारी सैन्य ताकत के बारे में कुछ भी ना जानते हो। यह तभी संभव है जब हमारी सेना पूरी तरह स्वदेशी हो। पटियाल ये चाहता है कि देश इसी दिशा में आगे बढ़े, डिफेंस सेक्टर सीमा की सुरक्षा करे और देश की तिजोरी को भी भरे। दुनिया के हर ताकतवर मुल्क की यही पहचान है। अब पटियाल चुनावी ड्यूटी में फंसी आपकी प्राइवेट कार का परीक्षण करेगा। मैंने बताया था कि देश के कई जगह लोगों के पास से मुझे चिट्ठियां आ रही हैं, चुनाव आयोग ड्यूटी के लिए प्राइवेट कार मांग रहा है। पहले मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा तक सीमित था, लेकिन अब प्राइवेट कार की चुनावी ड्यूटी वाली चिट्ठियां यूपी के दूसरे जिलों से भी सामने आ रही हैं। उनकी मुश्किलें आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे कुछ कहना है। क्या चुनाव आयोग चुनाव ड्यूटी के लिए केवल कमर्शियल गाड़ियां हायर नहीं कर सकता? जनता को वोट देने दें, उसको कार देने की परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? जब देश में टैक्सी देने वाली भारी संख्या में सर्विसेज उपलब्ध हैं, तो चुनाव ड्यूटी की लिस्ट में प्राइवेट गाड़ियां क्यों शामिल की जा रही हैं? चुनावी ड्यूटी की लिस्ट में प्राइवेट गाड़ियां हटाओ, टैक्सी से काम चलाओ। पटियाल की इस पुकार की यही खास वजह है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब गाजियाबाद और नोएडा में चुनावी ड्यूटी के लिए प्राइवेट व्हीकल्स की चिट्ठियां आने लगी थी। लोग घबराए, पटियाल ने भी आवाज उठाई, तो प्रशासन ने कहा कि हमारी जरूरत कमर्शियल व्हीकल से पूरी हो गई है, हमें अब प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चाहिए। मतलब बिना प्राइवेट वाहनों के काम पूरा हो सकता है। जब नोएडा और गाजियाबाद में यह संभव है, तो बाकी जिलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यही पटियाल की पुकार है, लेकिन यह सब इतना आसान है नहीं। सरकारी चक्कर चलता है तो रुकने से पहले कई लोगों को पीसता रहता है। कल जब हमारे रिपोर्टर इस मामले की जांच करने गाजियाबाद पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात हुसैन से हुई। हुसैन ने क्या बताया? हुसैन ने बताया कि कार की चुनावी ड्यूटी हटवाने के लिए वो चुनाव आयोग के सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन की जरूरत पूरी हो चुकी है, लेकिन जिनको गाड़ी की चिट्ठियां चली गई थी, वो खुद ऑफिस में आए और प्राइवेट गाड़ी की ड्यूटी हटवाएं। तय कर लो भाई, वोट चाहिए या गाड़ी? व्हीकल है, टेम्पो ट्रैवलर है, जो कि प्राइवेट नंबर पे है। उस गाड़ी को पॉइंट किया था इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए 23rd के लिए, और मैं डीएम ऑफिस में रिक्वेस्ट लेके कि हमारी जो व्हीकल है वो एक्सेसिबल व्हीकल है, डिफरेंट केबल लोगों के लिए है, जिसमें क्या ना कि जो व्हीलचेयर यूजर्स होते हैं इजीली चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। तो सर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और ये अप्रूवल दिया कि ये व्हीकल जो है सॉल्व हो रही है। हाँ, मैंने देखा भी काफ़ी सारे लोगों के पास नोटिस दिया है और सब अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं सर के पास में। अब एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि अब ज़्यादा लोग परेशान ना हो, क्योंकि जितनी गाड़ी उन्हें लेनी थी वह गाड़ी ले चुके हैं और अब गाड़ियां नहीं ली जाएंगी। ज़्यादातर लोग हमें गाजियाबाद जिलाधिकारी के पास आते हुए भी मिले, जो भी अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो उन सभी की गाड़ियों को वह छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी चुनावी ड्यूटी में समय है। अब मैं आपको यूपी के इटावा का हाल बताता हूं। यहां प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल की डिमांड के लिए 3000 से ज्यादा नोटिस भेजे गए। हमारे संवाददाता यहां 18 तारीख को परीक्षण के लिए पहुंचे, तो क्या मिला ये समझिए। ये सफेद रंग की कार जो आप देख रहे हैं, इटावा के रहने वाले विजय कुमार की है। चुनाव प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया, चुनावी ड्यूटी में प्राइवेट कार लगा दी गई। परिवार परेशान, गाड़ी की चिंता सता रही थी। गाड़ी को नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, भरपाई कौन करेगा, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। एक्चुअली में, और ये गाड़ी हमारे ताऊ जी की है। तो वो टीचर हैं, वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर, हमारे पास रहती है। अब ये लेके कौन जाए, कैसे चलाएं? अब हम अपना काम करें कि इसको लेके जाएं।
प्राइवेट गाड़ियों की दिक्कत ये हो जाती है कि हम अपना काम करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। एक आदमी है घर में, अब उनके परिवार कोई बच्चे हैं, सब हैं, हम ही सब देखते हैं। तो हम चुनाव में गाड़ी लेके ले आएंगे तो हम बच्चे कौन देखेगा, कैसे हम परेशान होंगे। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों को देने चाहिए नोटिस जो परेशान, इनका ऐसी गाड़ी है। विजय की चिंता लेकर पटियाल इटावा के ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पास पहुंच गया। तब एक नई बात सामने आ गई। ट्रांसपोर्ट अधिकारी विवेक खरवार ने हमें बताया कि जितने वाहनों की जरूरत हमें होती है उससे 3 गुना ज्यादा को नोटिस जारी किए जाते हैं ताकि जरूरत की गाड़ियां हर सूरत में उन्हें मिल ही जाए। मतलब जनता परेशान होती रहे लेकिन प्रशासन का टारगेट पूरा होना चाहिए। ऐसा है, हमारे जिले में करीब व्यावसायिक और प्राइवेट जो मतलब 7+6+1 से ऊपर की जो भी गाड़ियां हैं उसमें हमने करीब 3500 रिक्वेजिशन भेजा है और हमें रिक्वायरमेंट जो है करीब 1000 की है। तो लगभग 3 गुना हम जो है भेजते हैं। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आके प्रॉपर वे में अपनी प्रॉब्लम बता के उसको जो है इलेक्शन ड्यूटी से हटवा भी सकता है। पहले हम जो है व्यावसायिक वाहन को भेजते हैं। अगर व्यावसायिक वाहन ने पूरी नहीं कर पाती है हमारी डिमांड, फिर हम जो है व्यक्तिगत वाहनों पे जाएंगे। मतलब 3 गुना ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं ये। जरूरत 1000 की है, नोटिस 3000 को। कमाल की बात है। पब्लिक की ये परेशानी एक जिले में नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल की मुहिम के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से चुनावी परेशानी की तस्वीरें पटियाल के पास आ रही हैं। अब आपको यूपी के सीतापुर लेकर चलते हैं। यहां प्रशासन नोटिस के साथ साथ आम आदमी को धमकी भी दे रहा है। ये जरा चिट्ठी देखिए आप। पूरे नोटिस में वही बातें लिखी हैं जो परसों हमने आपको दिखाई थी गाजियाबाद और नोएडा वाले नोटिस में। बस एक नोट अलग से जोड़ दिया गया है जिसमें क्या लिखा है? लिखा है गाड़ी जमा ना करवाने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। बताइए साहब, देश के नागरिक ने संविधान बनाया, चुनाव और उसके अधिकारी बनाए। अब वही अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि चुनाव में प्राइवेट गाड़ी दो वरना जेल में डाल देंगे। सीतापुर में मतदान कब है? 4थे चरण का है वहां और तारीख है 13 मई। लेकिन परेशानी आज से होने लगी है। 6500 वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए तो हड़कंप मच गया, जबकि प्रशासन को चाहिए कितने थे? सिर्फ 3000 वाहन। सीतापुर के चंदन से मिलिए, इनके पास भी कार ना देने के लिए चिट्ठी आई है और अगर कहा गया है कि नहीं देंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। चंदन गाड़ी देने की कोशिश में नहीं है, मजबूरी बता रहे हैं, गाड़ी छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन किससे मिले ये करने के लिए, कैसे बताएं, ये पता ही नहीं चल रहा उनको। बस दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, मैं गया था कचहरी में, मैंने पता किया कि इसका जो है सॉल्यूशंस कहाँ हो सकते हैं। तो मुझे पता चला कि कचहरी आप चले जाइए, कचहरी में इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन का कोई ऑफिस बना है, वहाँ पे आप ये हटवा सकते हैं। तो मुझे लगा अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, एप्लीकेशन लिख के दे दूंगा, हट जाएगी। बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ मुझे बताया गया कि CO ऑफिस है जो इलाहाबाद फील्ड में आई थिंक बना हुआ है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मैं उनकी बात सुन के CO ऑफिस गया। मैं CO ऑफिस पहुंचा तो CO ऑफिस में पहुंचकर मुझे बताया कि ये यहाँ से नहीं हो सकता, ये RTO से होगा। तो मतलब मुझे ये एग्जैक्टली पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ से इसका सल्यूशन निकलेगा। 18 अप्रैल को पटियाल की टीम यूपी के मेरठ पहुंची। यहां का हाल तो और भी गजब है। प्रशासन चलते ट्रैफिक में गाड़ियां रोक रहा है, चुनावी ड्यूटी की चिट्ठी पकड़ा रहा है। जरा नजर डालिए मेरठ में आखिर हो क्या रहा है। देखा आपने किस तरह से रोक रहे थे गाड़ियों को रोक रहे हैं और फिर वहां पर चालान के बहाने जो भी आदमी आता है उसको ये नोटिस थमा देते हैं कि भैया इस फलां तारीख को आप गाड़ी यहां लेके आ जाना। ये क्या तरीका हुआ? कोई राह जा रहा है, अपना काम कर रहा है, आप उसको पकड़कर नोटिस थमाने लगे। सोचिए आपके साथ, मेरे साथ ऐसे हो तो 1 मिनट के लिए तो आदमी परेशान हो जाता है और फिर घर में जाकर उसकी परेशानी और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हाथ में वो नोटिस होता है जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की गई होती। वो तो बाजार से अपने काम गया होता है। ऐसा ही हो रहा है मेरठ में। अब पटियाल आपको मेरठ के रहने वाले लोकेंद्र पाल से मिलवाएगा, जिसे गाड़ी के साथ ड्राइवर का इंतजाम करने की भी चिट्ठी भेजी गई है। कमाल हो गया। लोकेंद्र के घर पर 90 साल की बीमार मां है। इलाज के लिए बीमार मां को अक्सर अस्पताल लेकर जाना होता है। आयोग का नोटिस आया, तभी से लोकेंद्र परेशान है। नोटिस के खिलाफ रियायत मांगी, जवाब नहीं मिला। समस्या यह है कि गाड़ी दे भी आए तो ड्राइवर कहां से लेकर आए, या फिर बीमार मां को घर में अकेला छोड़कर खुद ड्राइवर बन जाए।
सर काफ़ी बीमार है, घर में एजिड है, 90 के आसपास एज है। हॉस्पिटल में एक दिन 24 घंटे में एक बार 2 बार भी लेकर जाना पड़े। गाड़ी प्राइवेट है, कोई ड्राइवर नहीं है गाड़ी पर, अपना आप ही हम चलाते हैं। तो उन्होंने ड्राइवर की बंदोबस्त करने के लिए बोला ड्राइवर सहित भेजो गाड़ी को, डीजल वीजल को कंप्लीट करके। हमने इसका उन्हें लेटर भेजा इसका बना के। अब हमारी प्राइवेट गाड़ी है, घर में ऐसी स्थिति है, हम पहले टेंशन में है। तो उन्होंने कोई रिप्लाई उसका नहीं दिया। बहुत परेशान है जी, उधर तो घर की तरफ से परेशान, उधर ये लेटर आएगा ये करेंगे, इसकी तरफ से परेशान। गाड़ी एक बार करेंगे, हम कहीं मिलेगी जब जो उठा लेंगे रास्ते से। मान लिया बीमार मदर हमारी गाड़ी में है रास्ते में, अभी उठा लो तो क्या करें। चुनाव आयोग को फर्स्ट फेज की 102 सीटों पर चुनाव करवाने के लिए 1 लाख गाड़ियों की जरूरत पड़ी, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा 41 हेलीकॉप्टर और 84 स्पेशल ट्रेन की भी जरूरत पड़ी। ये संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं लगती कि कॉमर्शियल व्हीकल से पूरी ना की जा सके। हमने आपको यूपी के 4 जिलों का हाल दिखाया। ये रिपोर्ट वहां 18 अप्रैल को तैयार की गई। अभी स्क्रीन पर आपको गाजियाबाद, इटावा, सीतापुर और मेरठ जिले की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये सब कॉमन आदमी हैं। इनमें कोई वीआईपी, कोई नेता, कोई मंत्री या कोई अधिकारी नहीं है। चुनाव हो या फिर कुछ और, परेशानी की चिट्ठियां हमेशा जनता के नाम ही क्यों फाड़ी जाती है? नेताओं के काफिले में इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, क्या उनको चुनावी ड्यूटी का नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया। पटियाल कानून का सम्मान करता है। चुनाव आयोग की अपनी डिमांड हो सकती है, लेकिन पटियाल का विचार है कि चुनावी ड्यूटी के लिए केवल कॉमर्शियल वाहन और कैब सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाए। प्राइवेट गाड़ियों को चुनावी ड्यूटी से हर हाल में मुक्ति मिलनी चाहिए। अब पटियाल जो परीक्षण दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आप बहुत चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में एक आज बैंडेज है। उसे आप सब पहचानते होंगे, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए ये बता दूं कि ये दवा की पट्टी है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बैंडेड बोलते हैं, जबकि बैंडेड एक बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है, जिसका इस्तेमाल हर तरह की दवा पट्टी के लिए किया जाने लगा है। आप खून देते हैं, आपको सुई लगाई जाती है, आपको कोई टीका लगाया जाता है, कोई मामूली चोट लग जाती है तो फौरन ये रेडीमेड दवा पट्टी इस्तेमाल होती है। खोलो, लगाओ और चोट को भूल जाओ। अब बारी है इस दवा पट्टी के बारे में वो बात बताने की जो आपकी चिंता बढ़ा देगी। विश्व प्रसिद्ध दवा कंपनी की ब्रांडेड दवा पट्टी बैंडेड में कैंसर पैदा होने वाले तत्व पाए गए हैं। इसके अलावा 16 ब्रांड की 26 दवा पट्टी में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। अमेरिकी बाजार के बड़े ब्रांड की 65% दवा पट्टियों में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह जानकारी आई कहां से, तो इसका जवाब भी पटियाल के पास है। अमेरिका में रिसर्च हुई है। इस रिसर्च को 2 संस्थाओं ने मिलकर अंजाम दिया है। पहली का नाम है मामावेशन और दूसरी का नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूज़। इन दोनों के सौजन्य से ये रिसर्च हुई है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। आपके मन में ये बात चल रही होगी कि छोटी सी पट्टी है, खोलो तो अंदर मामूली सी जगह पर थोड़ी सी दवाई लगी होती है, भला उसमें कैंसर के तत्व कहाँ पहुँच गए? इसका जवाब भी पटियाल ने खोजा है। अब मैं आपको पट्टी में मौजूद उस केमिकल का नाम बताऊंगा और साथ ही 2 और बातें बताऊंगा जो उस पट्टी की वजह से हो जाती है। पट्टी में फॉर एवर नाम का एक केमिकल लगा होता है, जिसे कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फॉर एवर केमिकल खून के संपर्क में आते ही इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, वैक्सीनेशन के असर को कम करता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। अब और गौर से सुनिए। बेसिक जानकारी तो आपको मिल गई होगी। अब पटियाल बैंडेड से कैंसर वाले परीक्षण को आगे बढ़ाएगा। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि फॉर एवर केमिकल होता क्या है, शायद आपको ना पता हो। फॉर एवर केमिकल केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप है जो धीरे धीरे वातावरण में घुलते हैं, जिससे ये केमिकल ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसीलिए इन्हें फॉर एवर केमिकल के नाम से जाना जाता है। तेल, पानी, आग का भी इन केमिकल पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए बैंडेज को शरीर में मजबूती से चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पटियाल आपको जो बताने जा रहा है उसे आप कागज और पेन लेकर नोट कर लें। बैंडेज सहित दूसरी दवा पट्टियों में कैंसर का तत्व बनकर यह बैठा हुआ है
फॉरएवर केमिकल। ये केमिकल ही खतरनाक है। किचन में नॉनस्टिक कुकवेयर, फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्निशमन फोम, कालीन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसे काम में लाया जाता है। यानी देखिए कि इन सब चीजों में ये फॉरएवर केमिकल इस्तेमाल होता है। फॉरएवर केमिकल्स एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इनसे कैंसर, लीवर डिजीज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में एलर्जी और अस्थमा का खतरा भी बढ़ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, मोटापे और डायबिटीज की आशंका को भी बढ़ा सकता है। गौर से सुनते जाइएगा इन सब चीज़ों को, शायद आपने कभी इनका अनुमान नहीं लगाया होगा। अमेरिका में हुई रिसर्च के बारे में हमने धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अंशुमन कुमार से बात की। उनकी क्या राय है, ये आप भी जानिए। PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्कलाइल सब्सटेंस, जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं। फॉरएवर मतलब सदैव के लिए रहने वाला, जो कयामत से कयामत तक रासायनिक तत्व रहे, उसकी मात्रा इसमें पाई गई। इन्वायरमेंटल साइंस ने यह देखा, जब बैंडेड इस्तेमाल करके आप फेंकते हैं तो ये वातावरण में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह मौजूद है। और अगर इंसान के घाव से ये केमिकल लीच करके अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तो शरीर के अंग में ये मौजूद रहता है लंबे समय तक। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं से ये PFAS केमिकल ट्रांसप्लेसेंटल गर्भ में पल रहे बच्चों तक भी पहुंचता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो PFAS लेके पैदा होता है। बच्चे में पैदाइश के बाद ही इसको कहा तो ओबिसोजेन मतलब मोटापा करने वाला केमिकल, और लंबे समय तक शरीर में रहे और बार बार एक्सपोजर हो तो कार्सिनोजेन, कैंसर बनाने वाला सब्सटेंस। पटियाल जब बैंडेड के कैंसर में फॉरएवर केमिकल के बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था तो मैक्स अस्पताल में कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर गोपाल शर्मा से भी मेरी बात हुई। उन्होंने जो कहा उससे चिंता तो कम हुई, लेकिन खतरा नहीं टला। ये जो बैंडेड है, इसका जो ये सेंट्रल पार्ट है, इसमें बेसिकली जो भी एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है, जो हीट करता है, वो ये होता है। तो ये जो भी सब्सटेंस पाया गया है वो इसमें ही होता है। लेकिन हम बैंडेज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बैंडेज लगाई तो कैंसर इससे हो ही जाएगा, क्योंकि बैंडेज लगाने से कैंसर होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये जरूर है कि कुछ स्टडीज में इसमें हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको हम PFA या फॉरएवर केमिकल बोलते हैं, वो पाया गया है। अब पटियाल अपने परीक्षण के अंत में पहुंच चुका है। मेरा मानना है कि बैंडेड में मौजूद फॉरएवर केमिकल से खतरा है, और जहां खतरा हो वहां पटियाल का मानना है कि सावधानी ही सुरक्षा है। बैंडेड के मामले में क्या सावधानी हो सकती है, इसके लिए मैं एक बार फिर आपको डॉक्टर अंशुमन के पास लेकर चलता हूं। आप उन्हें सुनिए और उनकी बात को नोट भी कर लीजिए। आप याद करें, पहले किस टाइप का एक हमारे पास बैंडेड या एडहेसिव पट्टी आया करती थी, जो वाटरप्रूफ नहीं थी। ये जिसमें लोग समझते थे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसमें PFAS का कंटेंट नहीं पाया गया। वाटर नॉन रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ की जो यात्रा रही, इसी कारण PFAS का इस्तेमाल। अगर छोटे मोटे कट में नॉर्मल एंटीसेप्टिक प्लेन वाटर साबुन से धो लें, नॉर्मल एंटीसेप्टिक लगाएं, तो ये बेहतर है। पहली बात, हो सके तो वाटरप्रूफ बैंडेड का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, सर्जिकल ग्लव्स लें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं, सर्जिकल ग्लव्स को सर्जिकल बैंडेज लें, कॉज पीस। इसके ऊपर आप नॉर्मल जो माइक्रोपोर, जो एडहेसिव टेप होता है, इसका इस्तेमाल करें। यहां तक आते आते ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि मुद्दा कितना घातक और संवेदनशील है। फिर भी आरोपों में घिरी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कितनी संवेदनशील है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कंपनी हमारे साथ संवाददाता राजेश त्रिपाठी बातचीत करने के लिए गए थे। वहां उनसे कंपनी ने क्या बातचीत की, इसका ब्यौरा राजेश त्रिपाठी से ही जान लेते हैं। बैंडेड एक जानी मानी कंपनी का उत्पाद है। इस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जब बैंडेड में कैंसर वाले तत्व की बात पता चली तो हमने जॉनसन एंड जॉनसन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने 15 अप्रैल को जॉनसन एंड जॉनसन को पहला ईमेल लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 17 अप्रैल को हमने दूसरा ईमेल भेजा,
लेकिन उसका जवाब हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद हमें पता चला कि मुंबई में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये दफ्तर है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इसी JVLR रोड पे इसी बिल्डिंग में जॉनसन एंड जॉनसन का दफ्तर है। हमें पता चला कि इस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एक PR का दावा करने वाले एक एग्जीक्यूटिव का हमें नंबर मिला। फिर हमने उसको कॉल किया, उन्होंने हमें एक ईमेल ID बताया। फिर हमने फिर से अपने सवाल उस पर ईमेल किए, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कंपनी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें ईमेल मिल गया है और उसे ग्लोबल नेटवर्क को भेज दिया गया है। लेकिन रिसर्च में पता चला है कि इसके जो तत्व हैं बैंडेड में वो काफी खतरनाक हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे हित को कैसे नजरअंदाज करती हैं, आप इस मामले से समझ सकते हैं। रेडीमेड इलाज की दवा पट्टी में जैसे ही हमने सुविधा के दरवाजे खोले, वहां खतरे की एंट्री हो गई। खैर, पटियाल का तो यही मानना है कि दवाई के मामले में पूरी तरह डॉक्टर की सलाह पर ही काम करना चाहिए, ना ही कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही किसी भी तरह की सिक्स सेंस का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। इन 102 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 80% वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग हुई है बिहार में। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबर। एवरेस्ट की फिश करी मसाले में कीटनाशक पाया गया है। घटना सिंगापुर में हुई है। सिंगापुर की सरकार ने एवरेस्ट के फिश मसाले को तुरंत बाजार से वापस मंगवाने का आदेश जारी कर दिया है। दावा किया है कि एवरेस्ट के फिश मसालों में एथिलीन ऑक्साइड है। भारत में भी एवरेस्ट मसाले घर घर का ब्रांड है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन पटियाल को एक अपील करनी है आपसे, आप अपना वोट जरूर दें। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।